हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। और जैसा कि हर वीडियो की शुरुआत हम अपने प्रेरक शब्दों से करते हैं, तो आज के हमारे प्रेरक शब्द है कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। यानी हमने भूतकाल में जो भी काम किए हैं उनके क्या रिजल्ट रहे हैं, इन सब चीज़ों को अगर इन सब का आकलन हमें करना है, हमें ज़िंदगी को समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमें पीछे देखना। और अगर हमें जीना है ज़िंदगी को तो हमें आगे देखना चाहिए, ना कि पीछे की जो हमारी असफलताएं हैं सिर्फ उन्हें देखकर हम रोते रहें। इससे बेहतर है कि हम आगे आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाएं और उसे अच्छा बनाने के लिए प्रयास करें। तो इसीलिए अगर हमें जीना है तो जीने के लिए हमें आगे देखना चाहिए। इसी के साथ अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद की ओर। महाजनपद की ओर यानी जैसे कि अभी तक हम देख चुके हैं कि हमने सीक्वेंस देखा है, पूरा धातु युग देखा है, उससे पहले पाषाण काल देखा है, उसके बाद फिर हमने हड़प्पा सभ्यता देखी, हड़प्पा सभ्यता के बाद फिर वैदिक काल आया। वैदिक काल को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है। कौन कौन सा? एक हमारा ऋग्वैदिक काल और एक हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद समाज में, धर्म में, राजव्यवस्था में, हर चीज़ में बदलाव आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1000 बीसी में लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे की खोज होने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था में हमें बदलाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के साथ साथ धार्मिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं के चलते राज व्यवस्था की अगर हम बात करें, धार्मिक परिवर्तन हम इससे पहले वीडियोस में देख चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक बदलावों की, कि किस प्रकार से जो जनता थी वो अब राज्य की ओर बढ़ने लगी थी, महाजनपदों की ओर बढ़ चुकी थी। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में क्या होता था कि वैदिक काल की राजव्यवस्था को अगर हम देखें तो छोटे छोटे कबीले होते थे। अभी तक हमने देखा है कि कबीलाई समाज था, छोटे छोटे कबीले। तो इसी प्रकार से उन जनों का जो प्रतिनिधित्व करता था, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल थी। कुल के बाद फिर कबीले थे और कबीले के जो हेड थे उन्हें राजा कहा जाता था। इस प्रकार से एक क्रम बना हुआ था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार आर्य जनजातियां जन के रूप में जानी जाती थी, जो कि तत्कालीन समय में समाज की सबसे बड़ी इकाई थी। सबसे छोटी थी कुल और सबसे बड़ी थी जन। जनपद शब्दावली जन और पद 2 शब्दों से बना है। इसमें जन का अर्थ है लोक या कर्ता और पद का अर्थ है पैर। अर्थात तत्कालीन समय में प्रारंभिक तौर पर जनपद एक ऐसा वृद्ध स्थान था जहाँ जनपद के पुरुष, व्यापारी, कारीगर और कलाकार आदि एकत्रित होते थे, जो कि गांवों और बस्तियों से घिरा हुआ था। बाद में ये जनपद वैदिक काल में एक वृद्ध गणराज्य या राज्य के रूप में परिवर्तित हो गए थे। जनपद के शासक को जनपदिन कहा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत और अन्य बहुत से पुराण प्राचीन काल में अनेक गणराज्यों के बारे में उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कबीले थे, इन छोटे छोटे कबीलों को मिलाकर जन बनने लगे थे और उन्हीं जनों से फिर जो उनकी बड़ी इकाई बनी वो बनी जनपद। वो किस तरीके से कि इनके जो हेड होते थे, यानी इनके जो अध्यक्ष थे या राजा थे, उनके अंदर अब अपने साम्राज्य विस्तार की भावनाओं का विस्तार हो चुका था। वो लोग चाहते थे कि हम अपने छोटे छोटे कबीलों का विस्तार कर ले। तो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता था वो अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू उसने कर दिया था और इसी प्रकार से उन्होंने बड़ा रूप ले लिया था, जो कि जनपद कहलाई। यही जनपद आगे चलकर महाजनपदों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में 6वीं शताब्दी पूर्व के बाद लोहे के व्यापक इस्तेमाल ने वृहद तौर पर क्षेत्रीय राज्य के उद्भव की परिस्थितियों को जन्म दे दिया था। इस विकास के साथ ही ये जनपद अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। इसमें क्या हुआ था कि जो वैदिक कालीन जनपद थे
उन्होंने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। यानी जिसके पास जितने संसाधन थे वो उस इतना ही ज़्यादा अधिक विस्तार करता चला गया। प्रकृति से प्राप्त संसाधन जैसे उनके पास हाथी होते थे, उस समय उन्होंने लोहे की खोज कर ली थी तो लोहे के उपकरण उनके पास आ गए थे। इन सभी से उन्होंने अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाया और उनका प्रयोग अपने जनपदों के विस्तार में किया, यानी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और उन्होंने अपने आप को महाजनपद के रूप में स्थापित करना अब शुरू कर दिया था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनकी अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की, तो ये जो 16 महाजनपद थे ये दो प्रकार के थे। इस तरीके से कि इन महाजनपदों में जो 14 महाजनपद थे वो थे राजतंत्रात्मक शक्ति वाले, वहीं जो दो थे वो थे गणतंत्रात्मक, यानी वो गणतंत्र थे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से गणतंत्र थे और कहाँ कहाँ इनमें राजतंत्र था। राजतंत्र की बात करें तो इसमें राज्य का एक अध्यक्ष होता है राजतंत्रात्मक सत्ता में, और वहाँ जो अध्यक्ष होता है उसे राजा कहा जाता है। इस प्रकार के राज्यों का अगर हम विवरण देखते हैं तो इसमें अंग, जो वर्तमान स्थिति देखते हैं तो मुंगेर में है, मगध, पटना, काशी यानी वाराणसी, कौशल फैजाबाद का जो क्षेत्र है, वत्स इलाहाबाद क्षेत्र, छेदी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, असमक, गांधार और कंबोज। ये जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में राजतंत्र था, यानी इनका जो अध्यक्ष होता था वो राजा कहलाता था। इसके अलावा गणतंत्र की अगर बात करें तो ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता है, यानी एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के अकॉर्डिंग ही उसका राजकाज चलता है, इसीलिए उसे गणतंत्र कहा जाता है। यानी वहाँ गणों का राज होता है, सभी व्यक्ति या सभी जनता के लोग उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार के भी उस समय दो राज्य हमें देखने को मिलते हैं या दो महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें एक था वज्जी और एक था मल्ल। वज्जी बिहार में था और मल्ल गोरखपुर सिद्धार्थनगर का जो क्षेत्र है उसे उस समय मल्ल कहा जाता था। इसके चित्र को यानी इसके मैप को अगर हम समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये कंबोज है, इसकी राजधानी पड़ती थी हटक। ये गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कुरु, इसकी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वहीं पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी। कौशल की थी श्रावस्ती। ये मल्ल जो क्षेत्र है इसकी थी कुशावती। काशी की वाराणसी, वज्जी की वैशाली, अंग चंपा। यानी आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर महाजनपदों का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में ही हमें देखने को मिलता है। बाकी क्षेत्रों में जैसे मध्य भारत की अगर हम बात करें तो इसमें हमें छेदी देखने को मिलता है, लेकिन वो भी यूपी की ही बाउंड्री पे आ रहा है। इसके अलावा अवंती हमें देखने को मिल रहा है जिसकी राजधानी उज्जैन थी। वहीं अशमक है, इसकी राजधानी पोटली थी। यानी अगर हम बात करें कि सबसे दक्षिणतम महाजनपद अगर इस मैप में हमें देखने को मिल रहा है तो वो अशमक ही था। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य था, मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि महाजनपदों का विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ है तो महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस प्रकार से इन महाजनपदों का विस्तार होता चला गया, तो ये जो महाजनपद थे यही महाजनपद आगे साम्राज्य तक बढ़े। यानी इन लोगों में क्या हुआ था कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो शुरू में ये 16 महाजनपद थे। फिर इन 16 महाजनपद में आपसी मतभेद बढ़ने शुरू हो गए और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। जिस विस्तार की दौड़ में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हमें दिखाई देते हैं 4 प्रमुख महाजनपद। उन 4 प्रमुख महाजनपदों में थे कौशल, अवंती, पथ और मगध। इन चारों में फिर डिस्प्यूट हुआ और इनमें ये साबित करने की होड़ लग गई कि कौन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है और किसका आधिपत्य सबसे ज़्यादा अधिक है। तो इनके आपसी मतभेदों के अंतर्गत ही इन्होंने एक दूसरे के साम्राज्य पर अधिकार करना
शुरू कर दिया। तो उसमें जो हमें एक साम्राज्य के रूप में उभरता हुआ नज़र आया, वो हमें दिखाई देता है मगध साम्राज्य के रूप में। यानी 16 महाजनपदों से हमें 4 महाजनपद देखने को मिलते हैं, कौशल, अवंती, वत्स और मगध। फिर इन 4 में भी जब साम्राज्य को बढ़ाने की, विस्तार करने की बात आती है, तो उसमें सबसे शक्तिशाली जो उभर कर आया साम्राज्य वो था मगध साम्राज्य। और इन्हीं महाजनपदों से साम्राज्य की ओर अब जाना शुरू कर दिया था। जो हमारी राजव्यवस्था थी उसने अब महाजनपद से लेकर साम्राज्य तक का रास्ता अब तय कर लिया था। वहीं अगर हम बात करते हैं उस समय के प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन के बारे में, तो महाजनपद काल में जो राजा था, राजा की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। इसके साथ ही साथ उसको समाज का रक्षक भी माना जाता था। उसका मुख्य कर्तव्य होता था दुश्मनों से प्रजा की रक्षा और राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय, इन सभी को स्थापित करना। शासन के कार्य में मदद हेतु उनके अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी इसका साथ देते थे, नियुक्त किए जाते थे। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखी हुई थी। राजा सेना का प्रमुख होता था और युद्ध में सेना का संचालन करता था। क्यों? क्योंकि महाजनपदों में होड़ लगी हुई थी कि कौन कितने ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार करेगा, उसी के चलते वो बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे। इसके अलावा राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूल किया जाता था और व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त की जाती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद और बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। अभी तक हमने देखा, अभी तक क्या होता था, अभी तक वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय में क्या होता था कि वो जिसके पास जो भी फसल का अतिरिक्त ज़्यादा होता था वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, बदल लेते थे। किसी के पास गेहूँ ज़्यादा थे तो वो चावल वाले से बदल लेता था, चावल ले लेते थे और उन्हें गेहूँ दे दिया जाता था। लेकिन अब जो लेन देन था वो रुपए और पैसे के अंतर्गत होने लगा था। इसके अलावा बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार भी होने लगा था। वहीं ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आने लगे थे। साथ ही साथ उस समय शिल्पकार और व्यापारियों का विकास भी हो गया था और उनके संगठन बनते हुए भी हमें दिखाई देते हैं, वो संगठन के रूप में भी काम करने लगे थे। इसके साथ ही साथ हमने देखा था अभी तक कि जो हमारी सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी जो शहरों का विस्तार हुआ था, वो हुआ था सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के बाद जो हमारा द्वितीय नगरीकरण, यानी अब शहरी जीवन हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें महाजनपद काल में। यानी 600 बीसी के बाद से हमें दोबारा से शहरी जीवन देखने को मिलता है, इसीलिए इसे द्वितीय नगरीकरण भी बोला जाता है, या द्वितीय नगरीय सभ्यता भी हम इसको बोल सकते हैं। प्रथम थी हमारी सिंधु सभ्यता और द्वितीय थी हमारा महाजनपद काल। इस युग में पहले की अपेक्षा एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है, और वो क्या था कि वैदिक काल में हमने देखा ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता से अब ये हो गए थे नगरीय सभ्यता। वो सबसे बड़ा बदलाव यही था, क्या था कि अब शहरों का विकास हो गया था। इन शहरों का विकास किस वजह से हुआ था कि इस समय शिल्प जो थे, शिल्पी जो थे, उन्होंने अपना केंद्र बनाना शुरू कर दिया था। व्यापारिक केंद्र बन गए थे और राजधानियों के आसपास इन शिल्पियों और व्यापारियों ने अपने केंद्र बनाने शुरू कर दिए थे, व्यापार करना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिन्होंने शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में किया था, यानी गांव में भी जो शिल्प कार्य था वो अधिक विकसित हो गया था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्रित होने लगे और ये स्थान गांव से शहर के रूप में फिर परिवर्तित हो गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में सुविधा हो जाती थी। वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। वो कच्चा माल वहाँ से खरीदते थे और कच्चा माल खरीदने के बाद वो उस तैयार माल को फिर एक शहर में लाकर बेच देते थे, इसीलिए उन्हें एक जगह रहना ज़्यादा सुविधाजनक लगता था। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता था और व्यवसाय करना शुरू कर देता था। यानी आप कह सकते हैं कि अब जो व्यवसाय था
ये एक तरीके से वंशानुक्रम के आधार पर चलने लगा था। पिता अपने पुत्र को पहले ही व्यापार के लिए ट्रेंड कर देता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए थे। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिल और कठोरता व्याप्त होनी शुरू हो गई थी। 600 बीसी की हम बात करते हैं तो उसमें मुख्य मुख्य बदलाव हमें जो देखने को मिल रहे हैं वो है कि वो अब जन से जनपद बन गए थे। इसके अलावा आर्थिक विकास हो गया था। आर्थिक विकास के अंतर्गत अब वस्तु विनिमय की जगह रुपए पैसे से लेन देन उन्होंने करना शुरू कर दिया था। वहीं गांव से शहर की ओर अब उन लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया था, यानी गांव का जो विकास था वो शहरों के रूप में उन्होंने कर दिया था। इसके अलावा इस समय काल को यानी 600 बीसी का जो महाजनपद काल है उसे हम द्वितीय नगरीकरण या द्वितीय नगरीय सभ्यता के रूप में भी हम जानते हैं। वहीं जो राजा थे उनका अधिकार अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने अपने अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करना अब शुरू कर दिया था। तो यहीं से ही एक तरीके से नींव रखी जाती है साम्राज्य के रूप में। और इन महाजनपदों का धीरे धीरे जो बदलाव होता गया महा जनपदों से महाजनपदों में, और फिर महाजनपदों का जो विस्तार रूप हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलेगा एक साम्राज्य के रूप में, जो कि उभर कर आएगा मगध के रूप में। यानी अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एक साम्राज्य के विस्तार का। ठीक है, तो अब आगे आने वाली वीडियो में हम मगध साम्राज्य को समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रकार से हम इस चीज़ को पूरा कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो अब आप हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।